जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लुसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे वाले हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक भी करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा, आपके लिए मेहनत करूंगी दोस्तों। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें भी पढ़ने जा रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट को। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और बहादुर शाह का पूरा नाम क्या था? तो मुअज्जम था। जो बहादुर शाह था ना, उसका पूरा नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खैर के उपनाम से हम जानते हैं और जहांगीर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की एक वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश रखा था। मतलब जो जहांगीर शाह था उसने अपने शासन में क्या किया कि एक लाल कुमारी नाम की वैश्या थी, उसको हस्तक्षेप करने का क्या दे दिया था? आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु थे हुसैन अली खां और अब्दुल खां, इनको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जो जहांगीर शाह था ना, इसको लंपट मूर्ख के नाम से हम जानते हैं। और जो फर्रुखशियर है, इसको मुगल वंश का एक घृणित कायर के नाम से बोला जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो ये मोहम्मद शाह है, इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको आगे दिए गए हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक। जैसे कि अवध की बात करें तो यहाँ का संस्थापक है सह-आदत खां। नेक्स्ट है हैदराबाद, हैदराबाद का है चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ओके, अगला है रुहेलखंड। रुहेलखंड की बात करें तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां यहाँ के संस्थापक। बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खां हैं। कर्नाटक की बात करें तो सादुतुल्ला खां की बात करते हैं और भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे चूड़ामन और बदन सिंह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं चाहूँ तो आप सभी के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स भी लुसेंट के ला सकती हूँ, बट शॉर्ट्स पढ़ने से अच्छा है आप कंप्लीट को पढ़ें, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन आप देखने को मिलता है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें कंप्लीट बुक को पढ़ना चाहिए और इंपॉर्टेंट जो होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आपको शॉर्ट्स में चाहिए दोस्तों तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप कंप्लीट बुक को ही पढ़ें। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। नोट है आपके पास, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सैयद खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सैयद खां का असली जो नाम था वह मीर मोहम्मद अमीन था। तो जो सैयद खां था, इसका असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था और इसको उपाधि जो दी गई थी सैयद खां को, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि तुरानी सैनिक था एक हैदर बेग। इसने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। और ईरान जो कि फारस में क्या हुआ था कि एक सम्राट था नादिर शाह, इसने 1739 में क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान का नेपोलियन हम किसे कहते हैं? तो ये हम नादिर शाह को कहते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउत तथा कोहिनूर हीरा लेकर के कहां चला गया था? जो फारस है वहां वापस लौट गया था। तख्ते ताउत जिसे मयूर सिंहासन के नाम से हम जानते हैं, पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह था। तो ये अंतिम शासक था जो किस पे बैठा था? तख्ते ताउत, जिसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम था। शाह आलम द्वितीय की बात करें, जिसे अली गौहर के नाम से जानते हैं, के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। किसके काल में? शाह आलम द्वितीय के काल में। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ ये 1761 ईस्वी में हुआ, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था और इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और जीता कौन था? तो इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठाओं की हार हो गई थी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ उत्तरकालीन मुगल सम्राट दिए गए हैं और उनका कार्यकाल आपको दिया गया है। जैसे कि बहादुर शाह की बात करें तो 1707 से लेकर के और 1712 ईस्वी तक था ये। जहांगीर शाह की बात करें तो 1712 से और 1713 ईस्वी तक रहा। फर्रुखशियर की बात करें तो 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह की बात करें तो 1719 से और 1748 ईस्वी तक यह रहा। अहमद शाह की बात करें तो 1748 से 1754 ईस्वी तक यह रहा। आलमगीर द्वितीय की बात करें तो 1754 से और 1759 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 से और 1806 ईस्वी तक ये कार्यकाल में रहा। फिर आया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की हम बात करें तो 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय रहा।
बहादुर शाह जफर जो कि रहा ये 1837 से और 1857 तक रहा। इसके बाद तो वैसे ही राजा महाराजाओं के शासन खत्म हो गए थे दोस्तों, अंग्रेजों का शासन जो हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम जो द्वितीय है इसकी हत्या करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी थी? शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी, जिसका कार्यकाल क्या था? 1759 से और 1806 में था। तो इसकी क्या करवा दी थी? हत्या 1806 में गुलाम कादिर खान ने करवा दी थी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर के नाम से भी जानते हैं, ये अंतिम मुगल सम्राट था। ये इंपोर्टेंट है कि जो अंतिम मुगल सम्राट था वे कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था यह क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि इसे कहां भेजा गया था बहादुर शाह को बंदी बनाकर? तो रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट है आपके पास में, अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो जो अहमद शाह अब्दाली था इसने 8 बार तो भारत पे आक्रमण किया और इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ, मतलब यूरोप से जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में एंटर हुई। अब देखते हैं, पढ़ते हैं आगे कि 17 मई 1498 ईस्वी की बात है कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर, जो ये भारत है आपका, इस भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक कालीकट बंदरगाह था, वहां पहुंच करके भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने खोज की थी? तो वास्को डी गामा जो है यह खोज करता हुआ आया था, भारत में आया था और इनका जो मेन उद्देश्य था भारत आने का, तो ये व्यापार के लिए भारत आए थे। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। 17 मई 1498 में ये डेट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा था, ये 1505 में आया था और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था भारत? तो अल्मोड़ा आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगालियों का वायसराय बना था भारत में। तो पुर्तगालियों का जो वायसराय बना, कब बना? पहले तो प्रथम पुर्तगाली पूछे वायसराय बनकर आया तो वो अल्मोड़ा आया 1505 में। 1509 की बात करें तो ये अल्फांसो दी अल्बुकुर्क था, ये आया था भारत में, पुर्तगालियों का वायसराय बना था। और ये अल्बुकुर्क है ना, सबसे ज्यादा मेन लीडर बन के रहा था, इसने कुर्क कर लिया था, जो गोवा इस पे कब्जा कर लिया था इसी ने। अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के एक यूसुफ आदिल शाह था, इससे गोवा को जीत लिया था। किसने जीता था? तो अल्बुकुर्क ने जीता था, जो 1509 में आया था और ये पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था अल्बुकुर्क। और 1510 में इसने क्या किया था? बीजापुर का एक राजा था यूसुफ आदिल शाह, उसको हरा दिया और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था इस कुर्क ने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी थी ये कहां खोली थी? तो इसने कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी, यानी जहां से ये व्यापार करते थे, इनका जो केंद्र था वो इसने पुर्तगालियों ने कहां खोला था अपना पहला? तो ये खोला था इन्होंने कोचीन के अंदर खोला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कि 1596 ईस्वी में भारत आने वाला जो प्रथम डच नागरिक था वो कौन था? तो उसका नाम था कार्नेलिस डे हस्तमान जो था, ये प्रथम डच नागरिक था जो भारत आया था 1596 में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ ये 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध में हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि एक तो वेदरा का जो युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था? तो ये डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और ये अंतिम युद्ध था, मतलब इनका पतन हो गया था डचों का। और कब हुआ था ये? तो ये वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किए। मतलब इन्होंने क्या है, भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र बना रहे हैं इंग्लैंड में बैठ करके। कौन? रानी एलिजाबेथ प्रथम और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है कि ये भाई प्रदान करती है अधिकार पत्र कि आप जाकर के व्यापार कर सकते हो इंडिया में। और ये कब होता है? तो ये देती है इसको अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर क्या था? उसका नाम था टॉमस स्मिथ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज कैप्टन था वो हॉकिंस था। सबसे पहले जो मुगल दरबार में आया था ना, तो वो कौन आया था? हॉकिंस आया था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। जेम्स प्रथम था, इस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में किसके पास गया था? तो ये जहांगीर के पास गया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। पर जो जहांगीर था उसने क्या किया था? इनको अनुमति तो दे दी थी, लेकिन जब पुर्तगाली जो थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया तो फिर इस जहांगीर ने उसको कैंसिल आउट कर दिया। ओके, फिर इनको अपनी जो कोठी थी जो बनाई थी इन्होंने अंग्रेजों ने, उसे इन्होंने बंद करना पड़ा, ऐसा ना काम बंद करना पड़ा। लेकिन फिर 1615 ईस्वी की बात है, सम्राट जेम्स प्रथम था, इसने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर के मुगल दरबार में जहांगीर के पास भेज दिया। मतलब पहले तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा, कब?
1609 में। तब तो इनकी मंजूरी तो हो गई थी इनको, पर इनका काम बंद करवा दिया था बीच में। किसने? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को लग रहा था कि हम आए हैं व्यापार करने, तो इनके साथ कैसे हम साझेदारी कर सकते हैं, ये कैसे अपना व्यापार चला सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया था जहांगीर से कह करके, विरोध किया था उन्होंने। फिर बाद में 1615 में जेम्स प्रथम ने अपना एक और राजदूत भेजता है सर टॉमस रो को, और वहां मुगल दरबार जहांगीर के पास भेजता है, लेकिन उस बार इनकी किस्मत होती है बढ़िया, तो इसलिए जो ये जहांगीर था इन्हें मंजूरी दे देता है। ठीक है। अंग्रेजों ने फिर प्रथम व्यापारिक कोठी अपनी खोलते हैं। कोठी मीन्स इनकी फैक्ट्री, जहां पर ये अपना व्यापार स्थापित करते हैं। तो ये इन्होंने सूरत में खोला, और कब? 1608 ईस्वी में खोली। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो इन्होंने सूरत में ये कोठी खोली थी, और सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में, और 1608 ईस्वी में इन्होंने खोली थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कंपनियां दी गई हैं और इनकी स्थापना वर्ष दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें लर्न कर लेना दोस्तों। चाहे वीडियो आपको कई बार देखनी पड़े, लेकिन इनको अच्छे से लर्न कर लेना, सुन सुन के ही आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा सब कुछ। ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपके पास में 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आई थी आपके पास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आए थे कब? 1600 में। अधिकार पत्र मिला था ना एलिजाबेथ से। नेक्स्ट आए थे डच, और डच जो आए थे ये 1602 में इन्होंने अपनी स्थापना कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट आए थे इसके बाद में डेनिश, और डेनिश आए थे कब? 1616 में। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, और ये आए थे 1664 में। फिर स्वेडिश आए थे, और जो आए थे ये आए थे 1731 में। तो ये स्थापना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर 1600 में कौन आए थे? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डच आए थे, जस्ट उसके 2 साल बाद में आ गए डच, आ गए 1602 में। और फिर 1616 में आ गए आपके डेनिश, और डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी जो कि 1664 में आए थे, और 1731 में आ गए स्वीडिश। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। देखिए सूरत में तो इन्होंने की ही थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले फिर जो इस दक्षिणी आपका दक्षिण पूर्वी स्थान है, तो ये दक्षिण पूर्वी जो जगह है यहाँ पर क्या किया इन्होंने? इसने मुसलीपट्टनम है यहाँ पे, और मुस्लिमपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोल दी। और कब खोली? 1611 में इन्होंने ये कोठी खोली थी। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह जो है ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनके साथ में होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रदान हुआ था। अब ये देखिए, जिसने उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब बताइए, भारत देश हमारा, बंबई हमारी, लेकिन उसे दहेज में कौन दे रहा है? अंग्रेजी आपस में एक दूसरे को दहेज में दे रहे हैं। गजब बात है ना। देखो 1668 की बात है कि इंग्लैंड का एक राजा था चार्ल्स द्वितीय, इसका विवाह किसके साथ हो रहा था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इसके साथ में इसका विवाह हो रहा था। तो इसको जो पुर्तगाली राजा था उसने बंबई पे कब्जा कर रखा था, उसने बंबई को किसको दे दिया? इस चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, और चार्ल्स द्वितीय ने उसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास में कि 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव थे, एक तो सूतानुती था, एक कालीघाट था, और एक था आपका गोविंदपुर। इनकी जो जमींदारी थी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, और कालांतर में यही कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, नगर कहलाया, और जिसकी जो नींव थी वह जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपए के भुगतान से इन्होंने क्या कर दिया था कि 3 गांव थे, एक तो सूतानुती था, एक कालीघाट था, और एक गोविंदपुर था। इनको मिलाकर के इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था इन्होंने, और इसी को ही हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, मतलब कलकत्ता शहर बताया था, आप इतना लर्न कर लो। ठीक है, और किस किसको मिला के करवाया था? तो सूतानुती को, कालीघाट को, और गोविंदपुर को। और इसकी नींव किसने डाली थी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज चारनॉक था, इसने कलकत्ता की स्थापना की थी या नींव डाली थी। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है यह फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो जो फ्रांसीसी थे इनकी प्रथम कोठी जो है किसने खोली थी? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा खोली गई थी, और कहाँ पे? इन्होंने भी सूरत में ही खोली थी। अंग्रेजों ने भी सूरत में और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही खोली थी, और 1668 में इन्होंने ये स्थापित की थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। कब? 1674 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से यह प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए एला शापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, ये सभी किसके बीच में हुए थे? तो ये जो युद्ध हुए थे ये अंग्रेजों और
ये आपके जो फ्रांसीसी थे ना, इनके बीच में ये हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जब ये युद्ध हुआ प्रथम वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 48 में हुआ था, और ऑस्ट्रिया का एक उत्तराधिकारी युद्ध था, उससे ये इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने ये युद्ध किया था, मतलब वहां से प्रभावित था। 1748 में एला शापला की क्या हुई थी, संधि हुई थी, और जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था ना, वो युद्ध वहां समाप्त हो गया था, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक चला, और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इस डुप्ले की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, किसके, डुप्ले की। और ये कौन था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, और उसे वापस बुला लिया गया, और उसकी जगह पर एक गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडुचेरी की जो संधि हुई थी जनवरी 1755 के साथ में युद्ध विराम हुआ था, मतलब संधि से इनका क्या हो गया था, युद्ध विराम। और कौन सी संधि से, तो पांडुचेरी की संधि से युद्ध विराम हुआ था जनवरी 1755 में। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात करें तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह समाप्त हो गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ कब था, कि ये 1756 से 1763 तक चला था, और फिर 1756 में शुरू होने के बाद सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 वर्षों तक युद्ध होने के बाद में यह पेरिस की संधि के बाद क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो संधि, कौन सी संधि से ये समाप्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल कब तक चला था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और आपका जो कर्नाटक का पहला युद्ध था, ये किससे समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ एक एला शापला की संधि से। फिर नेक्स्ट आपके पास में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था, पौंडुचेरी की संधि हुई थी दोस्तों, जब युद्ध विराम हुआ था। और फिर लास्ट जो आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध था ना, ये पेरिस की संधि हुई थी, उससे ये युद्ध विराम हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयुरकुट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। देखिए वांडीवाश की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुई थी, तो ये 1760 में हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। और फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी, और किसने की थी, तो अंग्रेजी सेना में एक सर आयुरकुट था, इसके नेतृत्व में लड़ाई हुई थी इनकी, वांडीवाश की लड़ाई। और इस वांडीवाश की लड़ाई में जो फ्रांसीसी थे, इनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी दोस्तों। और 1760 में ये वांडीवाश का युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी की फ्रांसीसियों से छीन लिया था। मतलब जो 1761 में क्या किया कि जो अंग्रेज थे, इन्होंने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से क्या कर लिया, छीन लिया था। फिर 1763 की बात करें तो जो पेरिस संधि थी, उसके द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था, और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में ये रहे थे। और ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे, मतलब जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था ना, जब तक ये क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। मतलब पेरिस की संधि हुई कब, 1763 ईस्वी में हुई। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर को तो छोड़ करके, चंद्रनगर स्थान को छोड़ करके शेष जितने भी प्रदेश थे उन सबको लौटा दिया था, किसको, फ्रांसीसियों को। मतलब इन्होंने फ्रांसीसियों से छीन लिए थे ना ये क्षेत्र, उनको वापस लौटा दिए पेरिस की संधि के द्वारा। और 1749 ईस्वी में जो फ्रांसीसी थे, इनके कब्जे में ये सब रहे थे 17 से 49 ईस्वी तक। और जब तक भारत की आजाद नहीं हो गया था, तब तक इन फ्रांसीसियों के कब्जे में ये क्षेत्र रहे थे, फिर इनको किसी ने नहीं छीना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हम पढ़ते हैं। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो मतलब जो बंगाल था ये प्रांत, ये सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य था। और प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 को। अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया था, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। मतलब जो मीर जाफर था, इसने क्या किया था, चीटिंग कर दी थी अपने ही मालिक के साथ में, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और एक था नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हुआ युद्ध, लेकिन मीर जाफर जो था, ये सेनापति था किसका, तो ये था सिराजुद्दौला का, और जिसने धोखाधड़ी कर दी थी, और धोखाधड़ी के कारण ही सिराजुद्दौला हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे। फिर अंग्रेजों ने इस मीर जाफर को इसकी धोखाधड़ी का इनाम दिया था, इसे बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए, जो धोखा देगा तो उसके साथ तो धोखा होना ही है ना फ्रेंड्स। अब देखो क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव जो था, इसको की कठपुतली किसको कहा जाता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि क्लाइव की जो कठपुतली है हाथों की, वो कौन कहा जाता है, तो मीर जाफर को कहा जाता है।
फिर मीर जाफर को क्या है, इस अंग्रेजों ने 1760 में, क्योंकि ये इनका कहना नहीं मानता था, ये अपने चलाने लग गया था, अंग्रेजों को ये लगा कि भाई ये तो अपने चला रहा है, ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहा, ये तो खुद मालिक बन रहा है, तो इसलिए इसको भी हटा दिया। और इसका एक दामाद था मीर कासिम, अब उसको बंगाल का नवाब बना दिया इन्होंने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर, मुधेर पड़ता है मुगदलपुर में, वहां कहां कर दिया, स्थानांतरित कर दिया इन्होंने। किसने कर दिया, तो मीर कासिम ने कर दिया। राजधानी मुर्शिदाबाद जो है इसे मुंधेर या मुगदलपुर में स्थानांतरित कर दी, यानी ट्रांसफर कर दिया इसका। अब दोस्तों मीर कासिम ने जब राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कर दिया मुंधेर में, तो फिर ये अंग्रेज छिड़ गए कि तो फिर से अपने चला रहा है, ये तो अपनी नवाब क्या बन गया, ये तो नवाबगिरी दिखा रहा है अपनी। तो इन्होंने फिर से इसको हटाने की सोची, तो फिर इनके बीच में फिर से युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। अवध का एक नवाब था सुजादौला एवं मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो जो हेक्टर मुनरो क्या था, मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये 1764 में हुआ था। और इसमें जो अंग्रेज सेनापति था वो कौन था, तो वो हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और इसके जो अगेंस्ट में कौन था, मीर कासिम था, अवध नवाब सुजादौला था और शाह आलम द्वितीय था। ओके, और विजय किसकी हुई थी बक्सर के युद्ध में, तो अंग्रेज जीत गए थे। फिर बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर से मीर कासिम की जगह पर मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। और 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपको आगे बंगाल के नवाब दिए गए हैं और उनके कुछ कार्यकाल दे रखे हैं आपको, कि मुर्शिद कुली खां था, ये 1713 से 1727 तक रहा। सुजाउद्दीन था, ये 1727 से और 1739 तक रहा। सर फराज खां था जो कि 1739 से 1740 तक ये रहा। अलीवर्दी खां की बात करें तो ये 1740 से और 1756 ईस्वी तक रहा। सिराजुद्दौला की बात करें तो यह 1756 से और 1757 तक इसका काल रहा। मीर जाफर की बात करें तो 1757 से 1760 तक ये रहा। मीर कासिम की बात करें तो 1760 से 1763 तक ये रहा। दोस्तों मीर जाफर की बात करें तो 1763 से 1765 ईस्वी तक इसका काल था। निजाम उद्दौला की बात करें तो 1765 से 1766 ईस्वी तक ये रहा। शेख उद्दौला की बात करें तो 1766 से 1770 ईस्वी तक ये रहा। मुबारक उद्दौला की बात करें तो 1770 से और 1775 तक इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंध थे। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर शासक बना था और हैदर अली की मृत्यु के बाद में 1782 में, मतलब जो हैदर अली था इसकी मृत्यु हो गई 1782 में। एक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी था उसका क्या नाम था, उसका पुत्र था टीपू सुल्तान। मतलब जब 1782 में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु, कब होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वो उत्तराधिकारी था उसका, वो शासक बनता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं कुछ प्रमुख युद्ध दे रखे हैं, उनके वर्ष दे रखे हैं और गवर्नर जनरल कौन कौन थे ये दिए गए हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये कब हुआ था, 1767 से लेकर के और 1769 तक हुआ। और इसमें जो गवर्नर जनरल है इसमें तो दिया नहीं हुआ है, वो कौन था, तो वे था आपका लॉर्ड वर्लेस्ट। लॉर्ड वर्लेस्ट था, क्या था, लॉर्ड वर्लेस्ट जो था वो इसका क्या था, तो वे गवर्नर जनरल था। किसमें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है आपके पास में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये 1780 से लेकर के 84 में वर्ष में हुआ था और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो इसका गवर्नर जनरल था। फिर तृतीय की बात करें तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1790 से और 92 के बीच में हुआ था और कॉर्नवालिस जो था ना वो क्या था इसका, तो वे एक गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये 1799 में हुआ था और लॉर्ड वेलेजली जो था वो इसका क्या था, गवर्नर जनरल था। अगर बात करें हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो जो इसमें मैसूर शासक कौन था, तो प्रथम वाले में तो हैदर अली ने लड़ाई करी थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें जो हैदर अली, इसकी तो मृत्यु हो गई थी 1782 में, से युद्ध में तो ये भी शामिल था, 1780 तक तो था ही ना, ये 82 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसका जो बेटा था ना टीपू सुल्तान, उसने आधी लड़ाई लड़ी, ठीक है। और फिर इनके बीच में नेक्स्ट में फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया और आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस तो था ही, लेकिन अब पिता की तो मृत्यु हो गई। अब इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1790 से 92 तक हुआ। कॉर्नवालिस जो था ये यहाँ का गवर्नर जनरल था उस टाइम उस लड़ाई में। अब 82 में तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान जो था ना उसने ये आधी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद फिर चतुर्थ जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान ही था जिसने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो टीपू सुल्तान थी इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। अब इनके बीच में जो संधि हुई थी, जिस संधि से इनका युद्ध रुका था, मतलब इसमें कौन सी ऐसी संधि हुई थी जिनसे ये युद्ध में विराम पड़ा था? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो एक मद्रास की संधि होती है इनके बीच में। और कब होती है ये? 1769 में ये संधि इनके बीच में होती है। और इसमें ना अंग्रेज पराजित हो जाते हैं, पैरथम वाले में। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था ना, इसमें अंग्रेजों क्या हो जाती है? हार हो जाती है, वो पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि मंगलूर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? मंगलूर की संधि हुई थी। और ये 1784 में ये संधि हुई थी। और इसमें आपको पता है कि हैदर अली की क्या होती है, और हैदर अली कोई युद्ध में नहीं मारा जाता, हैदर अली की स्वाभाविक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ होती है उसकी। स्वाभाविक मृत्यु यानी बीमारी वगैरह की वजह से स्वाभाविक उसकी मृत्यु होती है दोस्तों। किसकी? हैदर अली की। युद्ध में नहीं मारा जाता वो। ये बस ये तो युद्ध में तो ये जो मंगलूर की संधि हो रही है ना, इससे तो सिर्फ युद्ध का विराम लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या था कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किन किन के बीच हुई थी। तो टीपू सुल्तान है ना, इसके बीच में, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसके बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और कब हुई थी? 1792 में हुई थी। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है ना, इसमें टीपू सुल्तान जो होता है ना, ये पराजित हो जाता है। टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है, इट मीन्स अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें तो आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, हम बता ही चुके हैं आपको। इसमें भी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ओके, इसमें क्या हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की थी। मतलब जो आपके पास टीपू सुल्तान था, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या ली थी? अपने आप को पादशाह की उपाधि धारण की थी इसने। देखिए, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी यह बना। टीपू की जो मृत्यु है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो टीपू सुल्तान था, इसने जो इसकी मृत्यु है वह कब हो गई थी, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आप क्या बताएंगे? 1799। आपको एक नोट दिया गया है कि 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली जो फ्रांसीसी सेना थी ना, इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो ये जो लाली है ये किसकी तरफ से लड़ रहा था? तो ये फ्रांसीसी सेना की तरफ से लड़ रहा था। और अंग्रेजों की तरफ से था कौन? सर आयरकुट इसका नेतृत्व कर रहा था। तो मतलब आयरकुट है जो, इसने किसको हरा दिया? लाली को हरा दिया। आप ऐसे लर्न कर लीजिए। और वांडीवाश का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था, हम पढ़ चुके हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में सिख एवं अंग्रेज। अगर हम सिख और अंग्रेजों की बात करें तो सिख संप्रदाय की जो स्थापना है इसका श्रेय गुरु नानक जी, जो कि प्रथम गुरु माने जाते हैं, इनको जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या थे? सिख कहलाए। और यह है बादशाह बाबर और हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। जो गुरु नानक जी थे ये बादशाह, और जो बादशाह बाबर था और हुमायूं था, इनके समकालीन थे। सन 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का क्या हुआ था? आभास हुआ था। तो इन्हें कब आभास हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को 1496 ईस्वी में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक एक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए, जो आज भी चलता है फ्रेंड्स। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मीन्स धर्मशाला और पंगत मीन्स लंगर स्थापित किए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जो आपसे पूछा जाए अगर कि गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद का जो कार्यकाल था 1539 से और 1552 रहा। और ये सिखों के क्या थे? दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वो लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। किसने बनाया था स्थायी? तो अंगद ने बनाया था। गुरुमुखी जो लिपि है इसका आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। तो गुरुमुखी जो लिपि है इसका जो आरंभ है वो किसने किया था? गुरु अंगद ने ही किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। तो सिखों के जो तीसरे गुरु थे वे कौन थे? तो वे अमरदास थे। और इनका कार्यकाल क्या था? 1552 से लेकर और 74। प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, द्वितीय गुरु कौन थे? अंगद, और तृतीय गुरु जो थे वे थे अमरदास। देखिए, गुरु जो अमरदास हैं इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति इन्होंने प्रचलित की। इसका नाम क्या था? लवण। क्या था? लवण। देखिए, जो अकबर था, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर में क्या की? भेंट की। मतलब गोविंदवाल एक स्थान है, वहां जाकर के इस अकबर ने अमरदास जी से क्या किया? भेंट किया, मिले उनसे।
और उन गुरु की जो पुत्री थी बीवी भानी, इनको क्या किया, कई गांव दान में दे दिए थे। फिर नेक्स्ट है, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर महंत की क्या की थी, नियुक्ति की थी। मतलब 22 गद्दियों की इन्होंने स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पर इन्होंने एक महंत की नियुक्ति की थी। बीवी के पति रामदास, जिनका जो कार्यकाल था 1574 से लेकर और 81 तक, सिखों के ये चौथे गुरु हुए थे। कौन रहे थे, तो रामदास सिखों के चौथे गुरु रहे थे। अमरदास जी के बाद कौन थे, रामदास। और ये किसके पति थे, तो ये बीवी भानी के पति थे। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो किसने की थी अमृतसर नगर की स्थापना, तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया और इसी प्रकार से इन्होंने गुरु पद को क्या बना दिया, पैतृक बना दिया दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुरु अर्जुन, जिनका कार्यकाल क्या था, तो सन 1581 से और 1605 ईस्वी तक सिखों के यह 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आदि ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। इनमें गुरु नानक की प्रेरणा पद, प्रार्थनाएं और गीत क्या है, संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को क्या करवा दिया था, मरवा दिया था दोस्तों। किसने मरवाया था, तो खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने मरवाया था 1606 में। किसको मरवा दिया था, तो गुरु अर्जुन, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 6वें गुरु हुए हरगोविंद। तो इनका कार्यकाल था 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया तथा अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो किसने करवाया था, हरगोविंद ने करवाया था। ये क्या करते थे कि ये 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़े बजाने की क्या थी, व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी दोस्तों। कि इन्होंने करवाई थी, हरगोविंद जो गुरु थे इन्होंने करवाई थी। बात करें सिखों के 7वें गुरु हरराय की, और इनका कार्यकाल रहा था 1645 से और 61 तक और इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दारा शिकोह इसको आशीर्वाद किसने दिया था, तो गुरु हरराय ने किया था, जो कि 7वें गुरु थे किसके, सिखों के। सिखों के 8वें गुरु हुए हरकिशन जी और हरकिशन जी का कार्यकाल था 1661 से और 1664 और इनकी जो मृत्यु है यह चेचक से हो गई थी। मतलब जो चेचक बीमारी है उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, हरकिशन जी की मृत्यु हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर के गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। किसको समझाना पड़ा था, इन्होंने औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल था 1664 से और 75 और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया गया था। तो किसको मरवा दिया था, तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। कहाँ मरवा दिया था, शीशगंज में मरवा दिया था, गुरुद्वारे के निकट ही। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सिखों के 10वें गुरु हुए एवं वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 1675 से 1708 तक इनका कार्यकाल हुआ। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में। और ये अंतिम गुरु हुए थे, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहते थे और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। और वो 5 ककार क्या थे कि प्रत्येक सिख को केश मतलब जो बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, कंघा यानी कॉम्ब, कृपाण जो वो होता है ना, एक खंजर होता है कृपाण वो, और एक कच्छा और एक कड़ा हाथ में देखा होगा ना आपने। ये जो सच्चे मतलब पाशाह होते हैं ना, उनके पास में कड़ा होता है, कंघा और केश, मतलब इनको रखना अनिवार्य किया था। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास जो स्थान है वह आनंदपुर साहिब था और इनकी जो कार्य स्थली थी, यानी जो इनका कर्म स्थल था, वो पाओता था। क्या था, पाओता था। इनके 2 पुत्र थे, एक था फतेह सिंह और एक था जोरावर सिंह। इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। किसने चिनवा दिया था इनको, तो एक मुगल फौजदार था वजीर खां, इसने इनको दीवार में चिनवा दिया था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह के ही पुत्र थे। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी, वैशाखी के दिन की थी। और कौन से वर्ष में, तो 1699 में। पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की थी ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। किसकी, पाहुल प्रणाली।
नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। अभी देखिए, जो आदि ग्रंथ किसका था, तो ये अर्जुन देव का था, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने इसे इसका वर्तमान रूप दिया और इसे गुरुवाणी के रूप में प्रचारित किया और कहा कि अब ये सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। कौन? गुरुवाणी यानी कि आदि ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक एक पठान ने कर दी थी। किसकी हत्या? तो गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है ये 1708 में कर दी थी और एक नांदेड़ नामक स्थान है, वहां पर गुलखा नामक एक पठान था, उसने इनकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं बंदा बहादुर की। इनका जो जन्म है 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रंजोली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके बंदा बहादुर के। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था और इनके लिए इन्होंने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के भी चलवाए थे। किसने? बंदा ने। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? तो सरहिंद का जो ये मुगल फौजदार था वजीर खां, इसने तो चिनवा दिया था उनको, तो इसने क्या कर दिया था? बंदा ने इनको मरवा दिया था, इसकी हत्या करवा दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक एक स्थान है, वहां पकड़ करके मौत के घाट उतरवा दिया गया था। किसको? बंदा को। और किसने करवाया था? तो फर्रुखशियर था ना, इसने आदेश देकर के 1716 में इनकी हत्या करवा दी थी बंदा सिंह की। नेक्स्ट आपके पास में सहादरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है और जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। किसने उतार दिया था? तो बंदा ने उतार दिया था और इसे कतलगढ़ी के नाम से हम जानते हैं। बंदा की मृत्यु के बाद सिख जो है वे कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का एक दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और जिसके बाद 12 दलों में विभाजित कर दिया गया और इसे मिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस दल को मिसल कहा जाता है। उस 12 दल को, ओके, जो दल खालसा था उसको जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इस 12 दल को क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। मिसल अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है समान। क्या होता है इसका अर्थ? इक्वल, इट मीन समान। नेक्स्ट बात करते हैं रंजीत सिंह की। तो रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह, इनके यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना था। कब बना था रंजीत सिंह लाहौर का शासक? 1798 से 99 में। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। इट्स वेरी इंपोर्टेंट, ओके। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बट गया। एक तो पेशावर में, कश्मीर में, मुल्तान में और लाहौर में। तो जो रंजीत सिंह था इनका जो राज्य था ये 4 सूबों में बट गया था और वो कौन कौन से थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह 1849 ईस्वी में हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो 1849 में जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में पंजाब को इन अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था और ये युद्ध कौन सा था? चिलियानवाला का युद्ध इसे कहा जाता है, जिसमें पंजाब को पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य संधियां हुई थी, जैसे लाहौर की संधि हुई थी। कब हुई थी ये? 9 मार्च 1846 में ये लाहौर की संधि हुई फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट थी भैरोवाली की संधि। तो भैरोवाल की संधि जो हुई थी ये 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी और इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह जो थे इनके संरक्षण में अंग्रेजी सेना का जो प्रवास है वे पंजाब में मान लिया गया था। किसके संरक्षण में? तो दलीप सिंह जो राजा था इसके संरक्षण में। नेक्स्ट है 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह ने अलग कर 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया था। किसको भेज दिया था? तो जो महारानी जिंदा थी इसको राजा दलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देके कहाँ भेज दिया? शेखपुरा भेज दिया गया 20 अगस्त 1847 को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की जो लड़ाई है ये सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर था गफ, इसके मध्य लड़ी हुई थी।
दूसरी लड़ाई जो थी वह गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिखों की बुरी तरह से क्या हो गई, हार हो गई। यानी ये 21 फरवरी 1849 के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य पंजाब पे भी पूरी तरह से स्थापित हो गया दोस्तों। और युद्ध कौन सी हुई थी, चिलियाना वाला की लड़ाई हुई थी ये। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजों के राज्य में कर लिया गया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी थी 29 मार्च 1849 को, यानी ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। किसको, दलीप सिंह को। और सिख राजा का प्रसिद्ध जो हीरा था कोहिनूर, इसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। मतलब जो हमारा भारत है उसी का हिस्सा था कोहिनूर, जिसे कहां भेज दिया गया, महारानी विक्टोरिया के पास इंग्लैंड भेज दिया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो फ्रेंड्स तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।